एक दिन एक शख्स मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाते हैं और जब वह कोठे घुसते हैं तब उसे दर्जनों लड़कियों की लाइनें खड़ी मिलती है। उसी में से एक लड़की का चयन उस शख्स को करना था, लेकिन वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं सारे को एक एक करके वह देखते चले गए, किसी को भी पसंद नहीं किया। इसके बाद कोठे को मालिक को लगा कि शायद इनमें से किसी भी लड़की को इन्होंने पसंद नहीं किया है, जो नई वाली लाया गया है उसे दिखाया जाए। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है। वह लड़की जब उस शख्स के नज़रों को देखते हैं तो उसकी नज़र झुक जाती है और फिर वह शख्स कहते हैं हाँ यही लड़की चाहिए। फिर उस लड़की को वह ले जाकर रूम के अंदर जाते हैं, छिटकिनी बंद कर दिया जाता है। फिर उस शख्स को पता चलता है कि यह तो कोई और लड़की नहीं है बल्कि यह तो हमारी पत्नी ही है। वह हैरान रह जाते हैं और वह उनके मन में इतने सारे प्रश्न आकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर उसकी पत्नी इस कोठे पर कैसे पहुंच गई। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। आज की सच्ची घटना है कर्नाटक के बेंगलोर की, जहां एक शख्स जो कि एक कंपनी में काम किया करते थे, उसकी नई शादी हुई थी। शादी के महीने गुजरे थे और वह अभी शादी के नशे से उतरे भी नहीं थे और उसी दौरान कंपनी से फ़ोन आ जाते हैं। उस शख्स का नाम साहिल था। कंपनी से साहिल को फ़ोन आते हैं कि अर्जेंट काम है कंपनी में, जिसको सुलझाने के लिए तुमको मुंबई जाना पड़ेगा। अब वह शख्स मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि प्राइवेट कंपनी की बात थी। यदि मना कर देते हैं तो शायद उसे निकाल दिया जाए, इस डर से उन्होंने हाँ कर लिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे कंपनी के अर्जेंट काम को लेकर मुंबई जाना पड़ेगा और तुरंत जाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी से फ़ोन आ गए हैं। इसके बाद उसकी पत्नी कहते हैं ठीक है, आप आराम से जाइए। इसके बाद साहिल मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में उस कंपनी का काम लगभग सप्ताह 2 सप्ताह किए ही थे। बीच बीच में फ़ोन से अपनी पत्नी के साथ बातचीत भी क्या करते थे, लेकिन अचानक एक दिन साहिल अपने पत्नी से कहते हैं कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगी। तब उसकी पत्नी बड़ा खुश हो जाती है और वह कहती है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आज तक मुंबई को फिल्मों में और टेलीविज़नों में देखी हूँ, लेकिन साक्षात जाकर अपनी निजी आंखों से नहीं देखा हूँ। इसलिए मेरी मन में भी इच्छा है कि मैं मुंबई देखूँ तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उसके पति कहते हैं कि ज़्यादा बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी टिकट एक सप्ताह बाद 7 अक्टूबर 2011 को बुक कर दिया गया है। तुम निर्धारित समय पर बेंगलोर स्टेशन आ जाना और ट्रेन के सही डब्बे पर जाकर आराम से बैठकर मुंबई आ जाना। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर समय आ जाते हैं 7 अक्टूबर। उसकी पत्नी पूरी सामान अपने बैग में पैक करके बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और जिस ट्रेन से उसे मुंबई जाना था उस ट्रेन में वह चढ़ जाती है। इसके बाद वह फ़ोन करती है पहले अपने सास ससुर को और कहते हैं कि बिल्कुल मैं आराम से ट्रेन में बैठ गई हूँ, इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, मैं मुंबई आराम से पहुँच जाऊँगी। इसके बाद वह अपने पति को फ़ोन करते हैं कि जिस ट्रेन का टिकट आपने बुक करवाया था उस ट्रेन पे मैं बैठ चुकी हूँ और मैं मुंबई आ रही हूँ, और बड़ा खुश थी। इसके बाद ट्रेन खुलती है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन खुलती है तो वह उसकी पत्नी जो थी वह ख्वाबों की ज़िंदगी में जीने लगती है कि कितनी मज़ा आएंगे मुंबई जाकर, और ट्रेन की मज़ा तो कुछ और ही था। वह बड़ा खुश थी अंदर से, और जिस जगह पर, जिस बर्थ और सीट पर वो बैठी थी उसके सामने 2 शख्स और बैठे थे, और उन लोगों को यह लग गया कि यह शायद पहली बार मुंबई जा रही है या फिर पहली बार ट्रेन में बैठ चुकी है, क्योंकि उसकी पत्नी की हाव भाव ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद वह दोनों शख्स पूछ बैठते हैं उसकी पत्नी, जिसका परिवर्तित नाम निशा थी, उससे पूछते हैं क्या आप पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैंने ट्रेन में तो बहुत सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन मुंबई के लिए पहली बार सफ़र कर रही हूँ। और बड़ा खुश मिजाज होकर ये बात उन्होंने उन दोनों शख्स से बोली। इसके बाद घंटे 2 घंटे बीत गए, ट्रेन चलती रही और उस ट्रेन से बेंगलुरु से मुंबई जाने का जो टाइम था वह 14-15 घंटे लगने थे। तो इतनी बड़ी टाइम में उन दोनों शख्स से बातचीत होना शुरू हो गया, क्योंकि वह दोनों शख्स निशा को अक्सर कुछ न कुछ बातें पूछती रहती। जब भी खाने का समय होता तो खाने के दौरान भी वह दोनों शख्स पूछते निशा को क्या खाओगी, और खाने की कोई भी वस्तु होते तो वह निशा की तरफ आगे बढ़ा देती। फिर निशा पहले तो ना की,
लेकिन ज्यों ज्यों घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे बीत गए, 7 घंटे बीत गए, इसके बाद निशा के मन में यह बात जगने लगी कि ये दोनों शख्स जब इतनी पूछ रहे हैं तब फिर खा लेना चाहिए। जब उनकी ये सामान खा लिए तब निशा जब खाने लगी अपनी सामान, तब निशा को भी यह कर्तव्य बन गया कि उससे भी पूछ लेना चाहिए इन दोनों शख्स को, क्या तुम खाओगे। जब उनकी तरफ खाना बढ़ाया तो उन दोनों ने हल्की हल्की उठा के खा लिए। बस इतनी लंबी सफ़र थी, दोनों के बीच हल्की फुल्की दोस्ती तक हो गई, और होना भी था, क्योंकि कोई भी सफ़र लंबी हो और सामने बैठे हो कोई भी व्यक्ति, तो इस तरह की बातें हो ही जाती है। लेकिन निशा के मन में कोई भी गलत बात नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे तो मुंबई देखने की शौक़ थी, मुंबई देखने की जो ख्वाहिश थी वो, इसलिए वह अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी। जब यह सफ़र सिर्फ 150 किलोमीटर बाकी रह गया, 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर गुजर चुकी थी, तब निशा अपने पति को फ़ोन करते हैं कि मैं फलना जगह पर हूँ और मैं अब स्टेशन पहुँचने वाली हूँ, कृपया आप आइए और हमको भी साथ ले चलिए। उसके पति कहते हैं कि आप टेंशन में ना आए, मैं बिल्कुल स्टेशन आ रहा हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए, तुम आराम से अपनी सीट में बैठकर आओ और किसी के बहकावे में नहीं आना, तुम आराम से अपनी सीट में बैठे रहो और स्टेशन तक पहुँचो, मैं वहाँ रिसीव कर लूँगा। इतनी बात थी, ये सारी बातें वो दोनों शख्स सुन भी रहे थे। फिर एक चाय वाले आते हैं और चाय वाले से चाय ले लेते हैं, 2 चाय लेते हैं। फिर निशा को पूछती है कि क्या तुम चाय पियोगी। इसके बाद वो कहती है नहीं। फिर भी वह दोनों शख्स एक और चाय के कप ले लेते हैं और निशा को कहते हैं प्लीज़ पी लीजिए। अब निशा को मना करने के लिए भी नहीं बन रहा था कि आखिर मना कैसे करें, इतनी लंबी सफ़र से साथ हैं और बड़ा अपनेपन जैसा लग रहा है। फिर निशा वह चाय पी ली, लेकिन चाय पीते ही उसके हालात बेहोशी जैसा होने लगे और वो बेहोश हो गई। फिर वह जो 150 किलोमीटर का सफ़र था कब पहुंच गई, निशा को कुछ भी पता नहीं चला। और जैसे ही उसकी होश आना शुरू होता है तब निशा को लगता है कि मैं तो ट्रेन में था, कार में कैसे पहुंच गई। जब कार में हल्के हल्के होश आना शुरू होता है, कार में पाते हैं, तब उनके मन में यह विचार आने लगता है कि मेरे साथ ज़रूर कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। फिर उन दोनों शख्स को देखते हैं, वो उन दोनों शख्स को पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैसे ले आया। लेकिन वह दोनों शख्स उसे डांट कर कहते हैं चुपचाप रहो और जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ चलो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। फिर वह निशा चुपचाप डर जाती है और वह दोनों शख्स जहाँ पर ले जाते हैं वह थी मुंबई की रेड लाइट एरिया। और फिर उसे एक कोठे पर पहुँचा दिया जाता है और कोठे के मालिक से बातचीत करते हैं कि एक हसीन लड़की है कार में, उसकी कितने पैसे मिलेंगे। फिर उनके मालिक निशा को देखते हैं और उसके बाद 45,000 रुपये के आसपास उसका डील कर दिया जाता है। वह दोनों शख्स उस कोठे के मालिक से 45,000 रुपया लेके निशा को उस कोठे में धकेल कर चले जाते हैं। इसके बाद निशा जब उस कोठे में पहुंचती है तो वह बहुत रोती है, चिल्लाती है और कोठे के मालिक से यह भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपने पति के पास मुंबई जा रहा था, इस कोठे में इन दोनों ने मुझे बेहोशी की चाय पिलाकर पहुंचा दिया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन कोठे के मालिक यह कहने लगे कि मैं जो तुम्हारे पैसे दिए हैं वो देखने के नहीं दिए हैं, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। फिर जब बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है निशा, तब उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है, उसके हाथ पांव बांधकर। और जब उससे भी ज़्यादा चिल्लाती है तब उसके मुंह में कपड़े ठूंस दिया जाता है, उसको तरह तरह के टॉर्चर किया जाता है और उसे बार बार कहते हैं कि अब तुम इस कोठे से कहीं नहीं जा सकती हो, इसलिए। फिर उस कोठे के मालिक और मालकिन कहते हैं कि निशा अब तुम्हें यही काम करनी पड़ेगी जो यहाँ की लड़कियाँ कर रही है। जब निशा की नज़र वहाँ की लड़कियों के ऊपर पड़ती है तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे कपड़े पहने जो किसी को भी उत्तेजित कर सकता है। उसके मन में डर पैदा हो गया और वह अपनी जिद पर अड़ी रही। वह कहने लगी कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे धोखे से इस कोठे में लाया गया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। फिर उस कोठे के मालिक को लगता है कि यह इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है, तब उसके हाथ पांव बांधकर एक रूम में बंद कर दिया जाता है और ज़्यादा चिल्लाती है तो उसके मुंह में कपड़े डालकर शांत कर दिया जाता है। जब निशा के उस कोठे में 2 सप्ताह गुजर गए तब वहाँ के मालिक को लगने लगा कि अब इसे काम पर लगाया जाना चाहिए। और वहाँ की जितनी लड़कियाँ थी, उस कोठे के मालिक ने उसे कहा कि जाके निशा को रेडी कराओ कि वह अपने काम पर लग जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
फिर वहाँ की जितनी लड़कियाँ थी वह निशा के पास पहुँचती है और उसे समझाती है कि इस कोठे में जो आ जाती है उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, उसे यही काम करना ही पड़ता है। तब मजबूरन वह 15वें-16वें दिन तैयार हो जाती है, उसी तरह के कपड़े पहनकर। फिर एक ग्राहक आते हैं उस कोठे में। जब वह सारी लड़कियों को नापसंद करके निशा को ही पसंद करते हैं, फिर उसे ले जाकर एक रूम में अंदर से बंद करते हैं, तो निशा रोने लगती है और इतनी धीरे रोती है कि उस रूम से बाहर उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती और वह अपनी मजबूरी उस व्यक्ति को बताना शुरू कर देती है कि मैं बेंगलुरु से मुंबई अपने पति के पास आ रहा था, लेकिन कुछ बदमाशों ने चाय में बेहोशी का दवाई मिलाकर मुझे इस कोठे में पहुंचा दिया है। प्लीज़ आप मेरी बातों को समझें और मुझे यहाँ से बचा लीजिए। तब उस व्यक्ति के मन में पहले तो कोई दया नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार रोने और गिड़गिड़ाने के कारण तब उस व्यक्ति के मन में इंसानियत जग जाती है और वह निशा से कहते हैं कि बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब निशा तुरंत कहती है कि मेरे पति से बात करवा दो। नंबर तो याद था ही। फिर उस व्यक्ति ने उसके पति को फ़ोन मिलाया और उससे बात करवा दिया, और उसके पति भी उधर इंतज़ार कर रहे थे कि कभी भी किसी भी टाइम यदि निशा का फ़ोन आ जाए तो मैं शायद उससे बात कर सकता हूँ तो अच्छा होता, क्योंकि वह बाहर ढूंढ ढूंढ के खोज के थक चुके थे। वह रेलवे स्टेशन के सीसी कैमरे टीवी चेक करवाते, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जाकर वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए। वहाँ भी पता चला कि निशा तो यहाँ ट्रेन में बैठी थी, लेकिन अचानक मुंबई रेलवे स्टेशन पहुँचने से पहले ही उनके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए और वह न मालूम कहाँ चले गए। उधर तो उसके पति पूरा खोजबीन कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही 16 अक्टूबर को एक अनजान नंबर पर फ़ोन आते हैं और निशा कहती है कि मैं निशा बोल रही हूँ, तो उसके पति साहिल पूछने लगते हैं कि बताओ तुम कहाँ हो और जल्दी से यह भी बता दो कि क्या करना होगा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तब निशा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन जहाँ भी हूँ बड़ा मुश्किल में हूँ, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। तब वह निशा उस व्यक्ति को फ़ोन देते हैं और वह व्यक्ति जो उस कोठे पर गए थे वह उस कोठे की पूरी डिटेल से जानकारी साहिल को दे देते हैं। फिर साहिल दिमाग लगाता है कि यदि मैं पुलिस को तुरंत बता दूं और पुलिस के साथ उस कोठे पर पहुंचूं, तब शायद वहां के मालिक निशा को भी क्षति पहुंचा सकते हैं या फिर उस कोठे से कहीं और ले जा कर उसे छिपा भी सकते हैं। फिर उसके मन में हुआ कि आखिर क्या करें। तब वह ग्राहक बनकर खुद उस कोठे पर पहुंच जाते हैं और उस कोठे पर पहुंचने के बाद वहाँ के मालिक जो थे वह वहाँ की सारी लड़कियों को दिखाते हैं, वह सबको नापसंद कर देते हैं और अंत में जब निशा उसके सामने आती है तब उसे वह पसंद कर लेते हैं और उसे लेकर एक रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर साहिल निशा से पूरी बात उगलवाती है, पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस कोठे में पहुंच गई। फिर निशा पूरी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, दो अनजान व्यक्ति मुझे बेहोश कर इस कोठे में पहुंचा दिया। फिर साहिल कहते हैं कि हम दोनों को बड़ा ही दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस कोठे से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फिर साहिल मुंबई की पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और वह पूरी बात बता देते हैं कि इस कोठे में इस तरह की बात है, मेरी पत्नी इस कोठे में किसी कारणवश पहुंच गई है जो कि यहाँ के बदमाशों ने पहुंचाया है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए और हम दोनों को बचा लीजिए। फिर पुलिस भी बड़ा बहादुरी का काम करते हैं, वह पूरी पुलिस का फौज और टीम लेके जाते हैं और उस कोठे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद वह उस कोठे पर एंट्री करते हैं और छापे मारते हैं तो देखते हैं कि साहिल और उसकी पत्नी निशा एक रूम में पड़े हुए हैं। बाद बाकी वहाँ की जितनी लड़कियाँ थीं सबको पकड़ लेते हैं और सबसे पूछताछ किया जाता है। फिर साहिल और उसकी पत्नी को उस कोठे से रिलीज कर दिया जाता है, उसे बेंगलोर भेज दिया जाता है। लेकिन साहिल की पत्नी के जैसा वहाँ पर बहुत और लड़कियाँ थी जिससे पूछताछ कर उसे भी अपने घर भेज दिया और अंततः कोठे के जो मालिक थे उनसे काफ़ी पूछताछ किया पुलिस ने कि बताओ कि निशा को यहाँ कौन पहुँचाया था और यहाँ जितनी भी लड़कियाँ काम कर रही है उसको कौन पहुँचाया है। फिर वहाँ के जो कोठे के मालिक थे, एक का नाम सुनीता कुमारी और दूसरा का नाम रमिता शेख थी, उसको भी काफ़ी पूछताछ के बाद उन लोग भी कबूल कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे नाम के कोई शख्स थे जो निशा को इस कोठे तक पहुंचाया था। फिर पुलिस काफ़ी छानबीन करते हैं, इसके बाद
वह दोनों शख्स को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन इस जगह पर राहिल जैसा व्यक्ति यदि कोई और होता तो शायद निशा की जान भी नहीं बचाते और उसे कोठे में ही रहने छोड़ देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी की इज्जत की परवाह किए बिना उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये सब नहीं सोचा, लेकिन उसको बचाना ही वह अपना फर्ज समझा और उसे बचाकर फिर से अपने घर पहुंचा दिया। साहिल के बारे में आपका क्या राय है और मुंबई पुलिस के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर अपना जवाब में लिखिएगा। इसी तरह की क्राइम स्टोरी और क्राइम अपडेट्स को लेकर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी और क्राइम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।